नमस्कार। एक बार फिर से जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसी का तीसरा पार्ट अब हमारे बीच में है कि हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। अब पद के अंदर अगला जो आता है आपका वो है विशेषण। विशेषण क्या है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर विशेषण की परिभाषा आपको लिखनी हो कि विशेषण किसे कहते हैं तो आप क्या होगी, अब आ जाते हैं यहां इसके नाम के अंदर विशेष जो लिखा हुआ है, इस विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष से तात्पर्य है यहां पर विशेषता, और विशेषता का मतलब खासियत या उनका गुणगान या कुछ चीजों जिस चीज के बारे में होता है उसकी जो गुण अवगुण दोष निर्दोष जो भी चीजें होती है उसके बारे में जो पहचान करवाई जाती है, जिस शब्द से पहचान होती है वो विशेषता कहलाती है। और जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, उसके गुण दोष बताता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा अगर विशेषण की लें तो क्या हो जाएगी इसकी? विशेषण की परिभाषा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, लेकिन किसकी विशेषता बताता है तो वो यहां पर आ जाएगा संज्ञा और सर्वनाम। एक वाक्य के अंदर कर्ता की भूमिका ये दो निभाते हैं, संज्ञा निभाता है और सर्वनाम निभाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है, संज्ञा वो मूल शब्द है जो किसी कार्य को करता है या कर्ता की भूमिका निभाता है। अब इन दोनों की जो शब्द विशेषता बताता है उस शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का वर्णन करता हो या विशेषता बताता हो उस शब्द को विशेषण कहते हैं। एक लाइन में अगर आपको पूछ ले परिभाषा तो फिर दोबारा बता देता हूं। विशेषण की परिभाषा है कि वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उस शब्द को विशेषण कहते हैं। अब ये तो हो गया आपके विशेषण की परिभाषा कि विशेषण किसे कहते हैं। अब बात आती है आपके कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार। अब विशेषण जो है पहला जो आपका प्रकार है वो आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इस शब्द को भी आप पढ़ेंगे तो विशेषण का भेद पता चलेगा आपको। ये सार्व शब्द आया यहां पर। सार्व का मतलब क्या है? सार्व का मतलब सभी, और नामिक का मतलब क्या है? नाम से या नाम की, यानी जो सभी नामों की विशेषता बताता हो उसको कहते हैं सर्वनामिक। जो सर्वनामिक है वो सभी नामों की विशेषता बताते हो, उनको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। दूसरा नाम अगर अपन लें तो इसका आता है आपके गुण वाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुण शब्द से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का वर्णन करेगा, यानी गुण बताएगा। और गुण के अंदर मैंने आपको बताया था गुण होते हैं अच्छा बुरा सही गलत, मोटा पतला, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, ये इस प्रकार के काला गोरा जो शब्द है वो गुण की विशेषता होती है। जो शब्द गुण बताता हो वह शब्द गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। और इसका तीसरा जो रूप आता है वो आ जाएगा आपके संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत है। संख्यावाचक विशेषण का मतलब जो आपका है
इसके अंदर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताता है, उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती बताता है। और ये आगे चल करके दो प्रकार के हो जाते हैं। वो है, पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। ये भी दो प्रकार का होता है। निश्चित संज्ञावाचक सर्वनाम विशेषण उसको कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित विशेषता बताता हो। अनिश्चित जो अनिश्चित बताता हो, जिसका कोई निश्चय ना हो, उसको अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण भी कहते हैं। उसके बाद चौथा जो इसका नंबर आता है विशेषण का प्रकार जो है आपका, वो आ जाता है परिमाण बोधक विशेषण। अब परिमाण का मतलब, इसमें दो शब्द आते हैं, कई बार कंफ्यूज होता है, पर एक तो आता है परिणाम और एक आता है परिमाण। परिणाम मतलब, इसका तो मतलब होता है जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में रिजल्ट, ठीक है, किसी का नतीजा, कोई काम करता है उसका क्या फायदा नुकसान हुआ, उसको तो अपन कहेंगे परिणाम। लेकिन परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब मात्रा है, यानी जो मात्रात्मक नाप बताया जाता है, संख्या बताई जाती है। मात्रात्मक का मतलब जिसके अंदर आता है आपके नाप तोल आता है। संज्ञा सर्वनाम की जो नाप तोल के हिसाब से विशेषता बताई जाती है, उसको अपन कहते हैं परिमाण वाचक या परिमाण बोधक विशेषण। ये भी जो आपके आगे जाकर के दो प्रकार के हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मूल रूप से विशेषण चार प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, जो दो प्रकार के निश्चित और अनिश्चित में जाता है। और परिमाणवाचक या बोधक विशेषण है, जिन ये भी दो प्रकार के निश्चित और अनिश्चित प्रकार के हो जाते हैं। तो ये विशेषण का एक आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, छोटी सी बात है, बेसिक चीज है कि आपको कैसे समझना है। अब ये प्रयोग कैसे होता है वाक्यों में, कैसे इसकी पहचान होती है, कैसे परीक्षा में इसके सवाल पूछे जाएंगे, और कंपटीशन लेवल में विशेषण का कितना टिपिकल, कितना हार्ड सवाल बनता है, इसको आगे वीडियो में पढ़ेंगे, आगे करेंगे अपन। और इनको वापस एक बार चैप्टर को लेंगे अपन, सबका बेसिक किया जा रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में पहले वीडियो में इसकी हेडिंग भी यही लगाई थी, संज्ञा से अवयवता, यानी इनके बीच में जितने भी चीजें आती है उनकी एक बार बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि एक वाक्य के अंदर कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से स्थान होते हैं, उनकी सामान्य जानकारी। उसके बाद उनका विस्तृत अध्ययन कि वाक्य में कैसे कैसे उनका प्रयोग होता है। व्याकरण एक लंबी चौड़ा साहित्य है जिसका अध्ययन जितनी गहनता से करेंगे, कहीं अपवाद भी मिलेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आगे वीडियो में करेंगे अपन, क्लासों के अंदर भी करेंगे। तो ये तो एक बेसिक जानकारी है। सबसे पहले की विशेषण कहते हैं किसको है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं मूल रूप से, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण। ये दोनों ही फिर अनिश्चित और निश्चित प्रकार में दो प्रकार में बढ़ जाते हैं। अब परीक्षा में दो चीजें आती है और पाठ्यक्रम के अंदर भी कई बार आती है। विशेषण से मिलता जुलता एक शब्द आता है आपका विशिष्य। दो चीजें आती है, विशेषण और विशिष्य आता है। तो विशेषण को तो हमने पढ़ लिया कि विशेषण किसे किसे कहते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता ही, इससे संबंधित दूसरा शब्द है विशिष्य। अब इस विशिष्य का मतलब क्या होता है? ये तो विशेषता बताता है और ये किसी की विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता ये बताता है उसको विशेष्य कहा जाता है। यानी विशेष्य किसको कहेंगे कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अपन ले तो है कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब ये आपने वाक्य लिखा है, इसके अंदर देखिए आप
अभी तक जो हमने पद पढ़े हैं उनको साथ साथ में रिवीजन के तौर में पहचानना बहुत जरूरी है। हमने शब्द पढ़े, जितने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, तो अभी इस शब्द को अगर पहचाने अपन तो ये आपके आ जाता है सर्वनाम के अंदर। ठीक है, सर्वनाम भी है, वाक्य में ये किसकी भूमिका अदा कर रहा है? कर्ता की भूमिका कर रहा है। अगर इसको अपन कहें तो ये एक संज्ञा शब्द है, और वाक्य में किसकी भूमिका अदा कर रहा है? ये कर्म की भूमिका अदा कर रहा है। अगर इसको अपन ले तो ये क्या है जो आपका है? इसका पद हो जाएगा आपके, इसको आप विशेषण भी है, संज्ञा भी है ये, और इसका दूसरा नाम ये भी ले सकते हैं अपन विशिष्य, और कर्म भी है। अब इसको अगर आप ले तेज दौड़ता है, तो तेज आपका क्या है? वाक्य में इसका नाम है विशेषण। ये एक विशेषण है और यहां पर ये विशेषण की भूमिका निभा रहा है। अगर इसको अपन ले तो ये आपके आ जाता है क्रिया का पद है। ठीक है, और इसको आप लेंगे तो ये सहायक क्रिया है। ये प्रत्येक पद के अंदर, इस वाक्य के अंदर पद के नाम है। इस पद को क्या कहते हैं? कि कर्ता कहते हैं। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? कि सर्वनाम बैठा हुआ है। इस पद को क्या कहते हैं? कि कर्म कहते हैं। कौन बैठा हुआ है? कि यहाँ संज्ञा शब्द बैठा हुआ है जिसको विशेष्य कहते हैं। अब देखिए आप कि तेज शब्द है विशेषता। एक तो सीधी क्रिया है दौड़ना, और एक तेज दौड़ना। ठीक है, अब ये तेज शब्द प्रयोग कहा हुआ है, वो आपके क्रिया के आगे प्रयुक्त हुआ है। तेज दौड़ता है। अब यहां पर क्या है कि घोड़ा कौन है? कर्म शब्द, कर्म है या विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये तेज दौड़ता है। तो ये तो हो जाएगी विशेषण और ये हो जाएगा आपका विशेष्य। ठीक है, जैसे होता है कि राम बड़ा है, तो यहां पर बड़ा शब्द क्या है? विशेषण है, और राम शब्द क्या आ जाएगा? विशेष्य आ जाएगा, और ये विशेषण में आ जाएगा। यानी कि राम की विशेषता है कि वो बड़ा है, तो ये विशेषता है, और किसकी विशेषता है? राम की, तो राम तो हो जाएगा विशेष्य और ये हो जाएगा विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण में फर्क, वही संबंध उपमेय और उपमान में होता है। ठीक है, जब आप अलंकार का टॉपिक पढ़ेंगे आगे 10th क्लास के स्टैंडर्ड में, तो वहां पर भी आएगा विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान। तो ये ध्यान रखना कि विशेषण का मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको तो विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जा रही है उसको विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब अवयव के अंदर एक और छोटी सी चीज आपके सामने, जो 10th क्लास में भी पूछी जाती है, महत्वपूर्ण 2 नंबर का सवाल 10th क्लास में पूछा जाता है, जिसका हम बेसिक जब क्लास वाइज शिक्षण शुरू करेंगे, अध्ययन शुरू करेंगे, कि हम 1-2 दिन के अंदर कुछ ही समय के अंदर बहुत जल्दी ही आपके बीच में सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, कुछ 1-2 बच्चे रहे हैं, उनका संपर्क हो रहा है। वो जब इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद हमारी एक HRD इंटरनेशनल की प्रॉपर ऑनलाइन क्लास चलेगी, जिसके अंदर आपके सवाल होंगे, आप और आपकी शंकाएं होगी, हम उसका समाधान करेंगे। प्रॉपर एक ऑफलाइन क्लास की तरह हम क्लास चलाएंगे, और फिर वो बैच लगेंगे आपके क्लास वाइज। अभी वो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो सभी बच्चों के काम में आते हैं, सबके लिए आते हैं। उसके बाद हमारे पास विद्यालय ने, अपनी टेक्निकल टीम ने तैयार कर लिया है, ग्रुप क्लास वाइज तैयार कर लिए हैं। उन बच्चों के लिए क्लास वाइज पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, और उस पाठ्यक्रम के अंदर हम फिर बोर्ड क्लासों का सबसे पहले पाठ्यक्रम लेंगे, जिसमें बोर्ड के अंदर पूछी जाने वाली जो चीजें हैं उनका विस्तृत अध्ययन शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो उसके अंदर आपका 10th क्लास के अंदर जो सिलेबस में आता है वो 2 नंबर का टॉपिक आता है आपका क्रिया का, 10वीं क्लास में पूछा जाता है। और हम जो संज्ञा से अवयव तक पढ़ रहे हैं उसमें भी एक क्रिया, एक वाक्य के अंदर पद होता है। अब क्रिया
किन किन शब्दों को क्रिया का पद दे सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा पद का मतलब स्थान होता है, किस शब्द को क्रिया का नाम दे सकते हैं। तो क्रिया का मतलब ही है, क्रिया जो धातु है इसके अंदर मूल रूप से क्रि धातु है, और क्रि का मतलब होता है करना। क्रि से बना हुआ है, क्र का मतलब होता है, क्रि का मतलब है करना। यानी कि जब कोई भी शब्द वाक्य के अंदर किसी काम को करना या होना, इन दो चीजों का जब बोध होता है तो उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर ऐसा शब्द जो आपको ये बोध कराए, जानकारी करवाए कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर उस शब्द को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। इसमें क्रि धातु है। अब हिंदी के अंदर सीधी सी बात है कि हमने यहां प्रयोग किया कि क्रि क्या है, धातु है, लेकिन धातु जो है वो क्रिया से कैसे संबंधित है, और हिंदी के अंदर इस धातु का प्रयोग होता है नहीं होता है। देखिए, संस्कृत से ही हिंदी निकली हुई है, हिंदी का विकास ही संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी के अंदर जो जटिल, संस्कृत के अंदर जो जटिलताएं थी, जो कठिनाइयां थी, वो समय के साथ चलते 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 आपके सरल रूप में हिंदी के रूप में सामने आई है। इसका भी एक विस्तृत अध्ययन है। 12th क्लास के अंदर जो आपका हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, उसके अंदर पहला ही चैप्टर यही है कि हिंदी का उद्भव और विकास। तो वहां हिंदी कहां से निकली, कैसे विकसित हुई, उसका विस्तृत अध्ययन है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हिंदी की जो जननी है, जो माता है, वो संस्कृत है। क्योंकि संस्कृत प्राचीन काल में दो रूपों में बट गई थी, एक लौकिक संस्कृत, एक साधारण संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत जो थी, एक लौकिक संस्कृत थी और एक जो आपके साहित्यिक संस्कृत, दो प्रकार थे, साहित्यिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत जो थी वो सामान्य लोगों में बोलचाल की संस्कृत थी, और साहित्यिक संस्कृत वो थी जो साहित्य में प्रयोग की जाती थी। जैसे बहुत बड़े बड़े पहले आचार्य दंडी और आचार्य जो अपने कालिदास थे, ऐसे कई आचार्यों ने जो साहित्य लिखे थे, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था कालिदास ने, उन सभी साहित्यों के अंदर लौकिक की जगह जो आपका साहित्यिक संस्कृत का प्रयोग हुआ, जो बहुत कठिन थी, उसका आसानी से कोई समझ नहीं सकता था। फिर उसका रूप बना लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से अंदर ही फिर प्राकृत भाषाएं बनी, प्राकृत से फिर अपभ्रंश भाषाएं बनी, अपभ्रंश से फिर आगे सौरसेनी, अपभ्रंश वगैरह भाषाओं का निर्माण होते होते हिंदी का अंतिम विकास हुआ है। अब हिंदी और संस्कृत में लगभग समानता है, पूरी तरह नहीं है, लगभग समानता है। संस्कृत में धातु शब्द का प्रयोग होता है और धातु से क्रिया बनती है। हिंदी में भी धातु और धातु से क्रिया का निर्माण। ये क्रि तो आपका मूल रूप से है धातु, और जो करना बना लिखा हुआ है वो है आपकी क्रिया, ठीक है, क्योंकि इसमें ना प्रत्यय जुड़ गया है। प्रत्यय जोड़ने के बाद हिंदी के अंदर जो क्रिया बनाने की विधि है वो धातु प्लस ना होती है। इससे बराबर क्या बनेगी आपके क्रिया। किसी भी धातु के अंदर ना जोड़ने से, जैसे लिखा हुआ है मूल धातु है जा प्लस ना, इससे बन जाएगा आपके जाना। आ प्लस ना, तो इससे बन जाएगा आपके आना। पढ़ प्लस ना, तो इससे बन जाएगा आपके पढ़ना। ये ना प्रत्यय जुड़ने से हिंदी में साधारण रूप से क्रिया का निर्माण हो जाता है। अब बात करें अपन धातु की, कि धातु किसे कहा जाता है। अगर धातु की बात करें तो धातु की सीधी सी परिभाषा है क्रिया का मूल रूप। किसका? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब जैसे मैंने लिखा यहां पर लिखना, अब लिखना में ना निकाल दें तो लिख जो है आपका वो मूल रूप है इसका। ये मूल रूप क्या कहलाएगा? यही आपका क्रिया कहलाएगी, धातु कहलाएगी। तो धातु का मूल रूप क्रिया कहलाता है। क्रिया में ना प्रत्यय जुड़ने से, जो धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बनती है। अब ये तो बेसिक छोटी सी जानकारी है।
अब ऐसे सवाल 10वीं क्लास के स्तर पर नहीं आते हैं। 10वीं में क्रिया का सवाल क्या आता है? 10th क्लास के अंदर क्रिया का सवाल या तो आएगा क्रिया किसे कहते हैं और उसके भेद। ये पहला बेसिक सवाल है, क्रिया किसे कहते हैं और भेद, उसके कितने भेद होते हैं। ये बहुत सरल सा सीधा सा सवाल है जो बोर्ड स्टैंडर्ड में अधिकतर समय बाद नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सरल चीज है। क्रिया को थोड़ा अंदर गहरी डीपली इसको पूछा जाता है। इसके भेद और वाक्य में इसका प्रयोग पूछा जाता है कि किसी क्रिया का वाक्य में प्रयोग कर दिया, फिर उस वाक्य में से क्रिया को निकालना कि इसमें क्रिया कौन सी है। तो मूल रूप से क्रिया की परिभाषा तो हमने अभी पढ़ी है। क्या है क्रिया की परिभाषा? कि क्रिया की परिभाषा अगर हम पढ़ें तो इस क्रिया की परिभाषा में हम कहेंगे कि वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। दूसरी इसकी और लैंग्वेज परिभाषा है कि वाक्य में जो शब्द कर्ता की स्थिति का बोध कराता है उसको भी क्रिया कहते हैं। ये भी क्रिया की परिभाषा। जो आप आगे कुछ ऊपर लेवल के स्टैंडर्ड में जाएंगे, क्रिया की कुछ परिभाषाओं की शब्दावली में अंतर आता जाएगा। एक तो सीधी सी परिभाषा है कि वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया था उसे क्रिया कहते हैं। थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड देखिए तो वहां आता है कि वाक्य के अंदर कर्ता की स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को जो है क्रिया कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? देखो परिभाषा में केवल स्टैंडर्ड का अंतर है, बाकी चीज वही है। जैसे आता है राम चल रहा है। अब यहां पर देखिए, आप अगर कहें कि वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। अब काम हो रहा है, कोई कौन सा काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। और दूसरी परिभाषा क्या कह रही है कि वाक्य में कर्ता की स्थिति का बोध करवाना, यानी कि कर्ता कौन है? राम है। अब राम की स्थिति क्या है? कि वो चल रहा है, चलने का काम कर रहा है, यानी उसकी स्थिति गतिशील स्थिति है। तो यहां पर राम की स्थिति की गतिशीलता का परिचय करवा रहा है। कौन सा शब्द राम की गतिशीलता का परिचय करवा रहा है? कि चल शब्द जो है वो राम की स्थिति की गतिशील होने का बोध करवा रहा है। इसलिए ये जो चल शब्द है वो आ जाएगा आपके क्रिया के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो शब्द वाक्य के अंदर किसी कर्ता की स्थिति का बोध कराता हो कि वो गतिमान है, स्थिर है, किस स्थिति में है, उस स्थिति को का बोध कराने वाले शब्द को अपन क्रिया कहते हैं। या जिस वाक्य में, किसी वाक्य में काम का करना या होना जिस शब्द से पता चलता है उस शब्द आपका क्रिया कहलाती है। अब बात आती है आपके क्रिया का प्रकार कि क्रिया होती कितने प्रकार की है। अगर इसका अपन भेद की बात करें कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया सीधे रूप में भेद नहीं, क्रिया दो आधार पर भेद किए जाते हैं क्रिया के। और वो होता है, एक सबसे पहला होता है आपका जो है कर्म के आधार पर। क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो अगर बात पूछ ले हमें तो क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। दो प्रकार की क्रिया होती है। नाम से पता चल रहा है, अ का मतलब नहीं, कर्मक का मतलब कर्म। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का मतलब स यानी साथ में, अ का मतलब तो यहां सीधा सा ले लेते हैं अपन नहीं, और स का अपन अर्थ लेते हैं साथ। यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसको अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया है। ये साधारण से समझने की परिभाषा है। लेकिन इसकी परिभाषा किताबों में कई बार ये भी आती है। क्या आती है? कि जिस क्रिया में, वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो और कर्म पर नहीं पड़ता हो, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे में ये भी लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ आता है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के, कर्ता पे न पड़ करके कर्म पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दोनों बात एक ही है। फल पड़ने का मतलब है प्रभाव होना, यानी क्रिया जो संपन्न हो रही है वो कर्म के अनुसार हो रही है या कर्ता के अनुसार हो रही है। क्रिया के संपन्न होने का जो प्रभाव है
वो कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। और क्रिया के काम करने की जो स्थिति का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वो फिर अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वाक्य लिखा था मैंने कि राम चल रहा है। अब ये वाक्य है, अब चलने की क्रिया हो रही है और इस चलने की क्रिया से कोई गतिशील हो रहा है, कोई हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो वो गतिशीलता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कौन गतिशील हो रहा है? यहां पर कर्ता गतिशील हो रहा है। इसमें कर्ता कौन है? राम है। तो राम की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि राम अचानक कैसे हो जाता है कि गतिशील हो जाता है। अब चलने का मतलब इसमें गति आ जाती है, तो जब इसमें गति आई तो किस में आई? कर्ता में आई, इसलिए ये कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। लेकिन अगर यही राम की स्थिति हो जाती कि राम साइकिल द्वारा जा रहा है, मान लो ये है, तो अगर इसमें आ जाएगा कि इस राम साइकिल के द्वारा जा रहा है, तो अब राम के अंदर अभी भी गति है, लेकिन वो गति खुद के कारण नहीं बल्कि साइकिल के कारण गति है। यानी कि जाने की जो क्रिया हो रही है वो सीधी राम से नहीं हो रही है बल्कि साइकिल के माध्यम से हो रही है। तो चलने की क्रिया, जाने की क्रिया, ये जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो राम के कारण नहीं हो रहा है, साइकिल के कारण हो रहा है, इसलिए इस क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो ये क्या है? साइकिल, इसमें कर्म आ जाएगा, इसलिए यहां पर ये जाने की क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और अकर्मक इसमें क्यों है? क्योंकि चलने के कारण जो गति हो रही है उस गति का प्रभाव किसी कर्म पे नहीं बल्कि कर्ता पर ही पड़ रहा है, राम पर ही पड़ रहा है, इसलिए यहां बीच में कोई कर्म है ही नहीं, इसलिए ये सीधा क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जो दोनों परिभाषा है उसको बेसिक समझना है। पहली परिभाषा जो हमने पढ़ी थी कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसको तो सकर्मक क्रिया कहते हैं और कर्म नहीं हो तो उसको अकर्मक कहते हैं। लेकिन व्याकरण की किताबों में जो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ आता है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हमें इन शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, दोनों की बात एक ही है कि अगर क्रिया जो संपन्न हो रही है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है यानी कि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है तो सकर्मक क्रिया, अन्यथा उसमें अकर्मक क्रिया में आता है। तो यह है आपकी कि क्रिया का पहला आधार पढ़ा हमने कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। अब इसके बाद रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कई रूप फिर आएंगे, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, आगे भी क्रिया आएगी, वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसलिए इसको आप कंटिन्यू देखना और अगला वीडियो आप बेल आइकन दबा देना और आपके पास तुरंत अगला वीडियो आ जाएगा कि इसके बाद में जो दूसरा आधार है वो कौन सा है। धन्यवाद।